हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या आप सभी लोग ठीक हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं, ठंड को पार कर पा रहे हैं? धीरे धीरे हम सभी लोगों के अंदर से जो ठंड प्रेमी है वो मर रहा है क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है। इससे ज्यादा ठंड से किसी को प्रेम नहीं है। रविंदर, भावेश, ऋषिका, गार्गी, अर्पित, विक्की, बहुत सारे लड़के हैं। आपकी 5-6 दिन जो हैं छुट्टियां रही, छुट्टियां क्या रही, मैं लाइव अवेलेबल नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं मॉक टेस्ट रिकॉर्ड करके गया। आपको स्टैटिक्स का पूरा कंटेंट मिल चुका है। ठीक है, आपको प्री के बेस्ट क्वेश्चन जो 2022 में पूछे गए थे उसकी वीडियो मिल चुकी है। तो मैं आपसे सबसे पहले यही पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोगों ने, जो मैंने आपको 5 मॉक टेस्ट दिए, वो आपने सॉल्व कर लिए? क्या आप लोगों ने उनसे पढ़ा? एक बात मैं सीधे सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं, जो बच्चा केवल टॉपिक वाइज पढ़ना चाहता है, ना तो वो कभी मिक्स प्रैक्टिस करता और ना उसका करने का मन करता, तो वो इस साल के मेंस की तैयारी नहीं, अगले साल के मेंस की तैयारी करे। इस साल कुछ नहीं होने वाला। मेंस इज ऑल अबाउट मिसलेनियस प्रैक्टिस, मिक्स प्रैक्टिस, क्योंकि पेपर टाइप वाइज नहीं आने वाला, पेपर चैप्टर वाइज नहीं आने वाला, पेपर विल बी मिसलेनियस। और 25 जब आपके सामने 30 सवाल होंगे और वो मिसलेनियस होंगे, एक परसेंटेज का, एक एल्जेब्रा का, एक ट्रिग्नोमेट्री का है भाई, एक कोऑर्डिनेट का, एक प्रॉफिट लॉस का, तो जो मिसलेनियस सवाल होंगे आसान आसान भी होंगे, तो भी कठिन लगने लगते हैं। अब चैप्टर वाइज एक फ्लो में पढ़ा जाए तो कठिन सवाल भी आसान लगने लगता है। 2 मॉक लगाए केवल, यही तो तुम्हारी जिम्मे वो है भाई। आपने क्यों नहीं किया? जब मैंने आपको 150 क्वेश्चंस दिए और वो 150 क्वेश्चन अलग थे। ध्यान देखो, एक बात मैं पहले बता दे रहा हूं कि जो क्वेश्चन मैं आपको क्लास में सॉल्व करवा रहा हूं चैप्टर वाइज तो हम पढ़ ही रहे हैं। जो मॉक में क्वेश्चन है वो एकदम अलग है, वो बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। तो मैंने आपको ये जैसे 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए मेरे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और वो सारे रिलेवेंट भी थे। सारे रिलेवेंट क्वेश्चन भी, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी थे, टफ सवाल भी थे। एक टेस्ट मैंने टफ रखा था, बाकी इजी और मॉडरेट ही बनाए हैं। आपको सारे टेस्ट लगा लेने चाहिए थे। मुझे बड़ा दुख हुआ कि आप लोगों ने सारे मॉक टेस्ट नहीं लगाए। आपको कुछ कॉन्फिडेंस हुआ? चलिए ठीक है, कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर धीरे धीरे। आज भी मैं आपको 2 मॉक टेस्ट की पीडीएफ दूंगा, वीडियो नहीं आएगी, वीडियो अभी रिकॉर्ड नहीं करूंगा। 2 मॉक टेस्ट की पीडीएफ आज मैं आपको फिर से दूंगा। उन 2 मॉक टेस्ट को, जैसे कल तो आपकी क्लास नहीं होगी, संडे हमारी टीम अवेलेबल नहीं होती है, तो कल आपका पूरा दिन आपके पास अवेलेबल है, तो संडे को मेरे दोस्तों सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। 2 मॉक टेस्ट दूंगा। नहीं, यूट्यूब पर लाइव नहीं है, और अपनी स्पीड बढ़ाइए थोड़ी सी। चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। तो हमारा खत्म हो चुका है परसेंटेज, ओ सॉरी, एलजेब्रा और टिग्नोमेट्री। एलजेब्रा टिग्नोमेट्री हमारा समाप्त हो चुका है, और अब हम, क्योंकि अर्थमेटिक एडवांस के जो टॉपिक है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन काफी बड़े हैं, फिर बच्चे के माइंड में साइकोलॉजी होती है कि यार एडवांस तो बहुत लंबा हो रहा है, अर्थमेटिक नहीं हो रहा। तो अभी हम अर्थमेटिक के चैप्टर पिक करेंगे, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस एंड मिक्सचर एलिगेशन। सबसे पहले हम इन 4 चैप्टर्स को समाप्त करेंगे, इसके बाद हम ज्योमेट्री ज्यामिति पे आएंगे, जिससे कि आप, क्योंकि स्टूडेंट को केवल पढ़ाना नहीं होता, उसकी मेंटल साइकोलॉजी को भी संतुष्ट करना होता है। क्योंकि स्टूडेंट एक, जैसे कोई मच्छर होता है ना, उसको तिल्ली से थोड़ा सा जला दिया जाए तो वैसे फड़कता है, वैसे होते हैं। ठीक है ना, तो आपकी मेंटल साइकोलॉजी को भी संभालना है। तो जैसे हमने ट्रिगो एल्जेब्रा पढ़ा है, उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक्स आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री और एल्जेब्रा से ना। 30 में से 5 से 6 क्वेश्चन का कंटेंट आपका पूरा हो चुका है, मानो या मानो। ट्रिग्नोमेट्री एल्जेब्रा से 5 से 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, ये हम पढ़ेंगे, हम 4 चैप्टर। इन 4 चैप्टर से मिला के भी 5 से 6 क्वेश्चन ही आने वाले हैं। ठीक है, तो यानी कि इतना करने के बाद, जो कि आपका जनवरी में हो जाएगा, आपका 30 में से 10 से 12 क्वेश्चन का कंटेंट रेडी हो गया। ठीक है ना, मतलब 10 से 12 क्वेश्चन आपको इन चैप्टर से मिलेंगे। शुरू करें? तो देखिए, परसेंटेज की बहुत बेसिक बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, वो आप जानते ही हो।
बस मैं आपको इतना बता देता हूं कि x पर 1% का मतलब है मेरे दोस्तों 1/100। 100 तो यहां से, या अगर मैं आपसे पूछूं x परसेंटेज क्या होगा, फिर भाई x से गुणा कर दिया हमने, x/100। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। मैं अगर 100 को इधर ले जाऊं तो 100% कितना आएगा मेरे दोस्तों, 1। यानी कि परसेंटेज कोई नई चीज नहीं है, परसेंटेज एक तरीके से 0.01 है। 1% का मतलब क्या है, 0.01। ठीक है दोस्त, चलेगा। अगर मैं किसी संख्या को सपोज x% बढ़ाता हूं, x%, मैंने किसी संख्या को x% बढ़ाया। देखिए हर चीज अपने आप में, अगर मैं परसेंटेज में कहूंगा तो 100% है, यूनिट में कहूंगा तो 1 है। अगर किसी संख्या को मैंने x% बढ़ाया, हर चीज अपने आप में 100% होती है। 100% को x% बढ़ाओगे तो कितने गुना हो जाएगी, वो संख्या खुद का 100 प्लस x% हो जाएगी, 100 प्लस x%। क्लियर है? या फिर मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं, परसेंटेज के अंदर गुणा 100% 1, 1 प्लस x% गुना हो जाएगी 1 प्लस x% टाइम्स। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अगर आप किसी संख्या को x% घटाते हो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, वो 100% हर संख्या होती है, 100 माइनस x% हो जाएगी, या फिर 1 माइनस x% हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए आप किसी संख्या को 32% बढ़ाते हो, 32%, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से 32%। तो हर चीज 100% तो है ही, 32% बढ़ाओगे तो खुद का 132% हो जाएगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1 प्लस 32%। अब 32% क्या होता है, 32% होता है 0.32। 32% की फ्रैक्शन वैल्यू 0.32 या फिर 1.32 टाइम्स, एक ही मतलब है। आप बोलोगे हाँ जी सर। क्लियर है? तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको समझना है, किसी संख्या को x% बढ़ाओगे तो खुद का 1 प्लस x% हो जाएगी, x% घटाओगे तो 1 माइनस x% हो जाएगी। ठीक है दी? चलो मेरे दोस्तों, ये परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट करना आप जानते ही हैं मेरे दोस्त। आगे चलते हैं, मैं क्वेश्चन केशव शीट काट दिए ना? ओके, ठीक है जी। शुरू करेंगे मेरे प्यारे भाई हम क्वेश्चंस से। चलिए दोस्तों, द इनकम ऑफ ए कंपनी इंक्रीजेस बाई x% एवरी ईयर। एक कंपनी की जो इनकम है वो हर साल x% बढ़ जाती है। यदि कंपनी की इनकम 31,25,000 है सन 2019 में, जबकि सन 2017 में ये 20 लाख थी, तो आपसे पूछा है कि x का मान क्या होगा। बच्चों जवाब दो, कौन करेगा मेरे प्यारे भाई? स्टूडेंट जवाब दीजिएगा। यानी कि सन 2017 में एक कंपनी की इनकम थी मेरे कितनी थी, 20 लाख, और 2019 में होगी 31,25,000। तो मेरे प्यारे भाई इस सवाल को करने के दो तरीके, पहला ऑप्शन से, दूसरा रेशियो से। ऑप्शन से कैसे, कि 2017 से 2019 तक कितने साल होते हैं बच्चों, 2 साल होते हैं। 2 साल में इनकम 20 लाख से 31 लाख हो गई, तो मोर देन 50% बढ़ गई। भाई 50% से ज्यादा से इंक्रीज हुई है। भाई 20 लाख का 50% 10 लाख होता है, 10 लाख भी बढ़ाओगे मेरे दोस्तों तो भी 30 लाख होनी चाहिए। ये तो 31 लाख है, तो 50% से ज्यादा बढ़ी है। अगर हर साल x% बढ़ रही है, x का मान 18, तो 18 का 2 बार सक्सेसिव तो 50 से ज्यादा नहीं आएगा। 15 का 2 बार सक्सेसिव करोगे तो 32.25 आएगा। 20 का 2 बार सक्सेसिव करोगे 44 आएगा। एक ही ऑप्शन है ऐसा, 25 का 2 बार सक्सेसिव क्या होता है, 25 प्लस 25 प्लस 25 गुणा 25/100। एक्स और वाई का सक्सेसिव x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। तो 25 का 2 बार सक्सेसिव होता है 56.25%। तो 2 बार बढ़ाओगे मेरे प्यारे भी तो आपकी सैलरी 50% से बढ़ पाएगी। तो डी ऑप्शन आंसर होना चाहिए। ये ऑप्शन से सोचने का तरीका होता है। दूसरा सॉल्व भी कर सकते हैं, रेशियो ले लो मेरे प्यारे भाई। रेशियो क्या है मेरे दोस्तों, 3 जीरो से यहां पे आपकी 3 जीरो कैंसल आउट हो गई, हो गई ना? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे प्यारे भाई ये किससे जा रहा है, जवाब दीजिए किससे जा रहा है। तो 125 से मेरे दोस्तों पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। 125 से ये 16 बार जाएगा मेरे दोस्तों, और 125 से कितनी बार जाएगा मेरे प्यारे भाई, 125 एकम 125, और ये आपका 125 8000 होता है मेरे दोस्तों। तो 8 8 8 3000 हो गया, और फिर एक, यानी कि मेरे दोस्तों 25 बार जाएगा। 125 से कितनी बार जाएगा, ये 25 बार जाएगा। यानी कि 2 साल में
अगर आपकी इनकम 16 थी तो 25 होगी, 2 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा मेरे प्यारे भाई? अंडर रूट, इसका अंडर रूट लेंगे तो 16 का अंडर रूट 4, 25 का अंडर रूट 5, 4 से 5। 2 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया है, एक बार का ये आ जाएगा, यानी कि हर साल कितनी बढ़ रही है? 1/4, 25%। ये आंसर है। ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सवाल है, अभी रिसेंट का। प्रीवियस ईयर में भी जो प्रीवियस ईयर के फिक्स टाइप के सवाल आप प्री में कर ही चुके हो, उनका मैं एक एक ही करवाऊंगा, ठीक है ना? वरना प्री कैसे निकला तुम्हारा? तुक्के से निकला क्या? ठीक है, लेकिन प्रीवियस ईयर में वो सवाल जो बच्चों को परेशान करते हैं और आए भी हैं खूब भर भर के, वो करने ज्यादा जरूरी है पहले। जी, राजू की जो इनकम है मंजू से 25% ज्यादा है। राजू की इनकम 25% बढ़ गई, जबकि मंजू की इनकम 40% बढ़ गई। तो आपसे पूछा उनकी कंबाइंड इनकम कितने परसेंट बढ़ी। अभी मैंने इनकम वाले सवाल लिए हैं केवल। तो भैया ये हमारे राजू भाई है, ये हमारी मंजू मैडम है। तो राजू की जो इनकम मंजू से 25% ज्यादा है। 25% मतलब 1/4। मंजू की इनकम 4 है तो राजू की जो इनकम है 5 है। ये आ गया रेशियो। आप बोलोगे जी सर, राजू की इनकम बढ़ गई 25%, 25%। मंजू की इनकम बढ़ गई 40%। पूछा ओवरऑल। देखिए, जब भी आपको ओवरऑल निकालना है, आपसे क्या पूछा? राजू प्लस मंजू की इनकम कितने परसेंट बढ़ी। जब भी बीच में प्लस का साइन है तो ओवरऑल आपको निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं या एलिगेशन या डेविएशन। पर मैं एलिगेशन कभी सजेस्ट नहीं करता, मैं हमेशा डेविएशन बताता हूं। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मतलब सक्सेसिव है। बीच में राजू प्लस मंजू की टोटल इनकम कितने परसेंट बढ़ी, तो ये डेविएशन है। राजू की इनकम 25% बढ़ी, मंजू मैडम की 40%। 40 को आप ऐसे लिख सकते हो, 25% प्लस 15%, 40% हो गया। आप बोलोगे जी सर, तो राजू की इनकम भी 25% बढ़ी, मंजू की इनकम भी 25% बढ़ी, तो 25% तो बढ़ना ही बढ़ना है भाई। 25% तो बढ़ना ही बढ़ना है। एक्स्ट्रा कितना है? तो 4 × 15, अभी 4 का 15%, 60% एक्स्ट्रा है। ये जो भी एक्स्ट्रा आएगा इसे सभी लोगों में बांट देंगे। 5 + 4 9, यानी कि बटे 9, 9 में बांट देंगे। ठीक है जी। आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया, किससे चलाएगा? 3 से 20/3, 20/3 यानी कि 6.66, तो 31.66% आएगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। आसान से सवाल था। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने, यहां पर 3 स्टूडेंट जवाब दीजिएगा, क्या उत्तर है? अच्छा हर्ष, एक परिवार कुल इनकम का 30% बचत करता है, ठीक है, और बचत राशि जो है वो व्यय के आधे से भी 600 कम है। ठीक है, बचत की जो राशि वो एक्सपेंडिचर के आधे से भी 600 कम है। यदि स्वास्थ्य, भोजन और शिक्षा पर कुल खर्च 3-5-6 के अनुपात में किया जाता है तो शिक्षा पर कितना खर्च है? शिक्षा पर कितना खर्च है मेरे दोस्तों, ये आपसे पूछा है। करेंगे प्यारे भाई। कर लेंगे। देखो मेरे दोस्त, एक आदमी अपनी इनकम का 30% बचत कर रहा है तो बाकी कर रहा है वो खर्चा, यानी कि खर्चा कितना कर रहा है वो 70%। अगर 30% कोई आदमी, इनकम क्या होती है 100%, 100% में से 30% अगर सेविंग है तो बाकी का 70% क्या होता है? खर्चा होता है। खर्चा कर लिया। अब हेल्थ, फूड और एजुकेशन पे जो खर्चा है मेरे प्यारे भाई वो 3-5-6 के रेशियो में। पूछा एजुकेशन पर कितना खर्च है, तो एजुकेशन पर खर्च है मेरे दोस्तों 6 यूनिट आउट ऑफ टोटल 3, 5, 8, 6, 14, यानी कि मेरे दोस्तों 70% का 6/14 मेरे दोस्तों एजुकेशन पे खर्च किया गया है। क्लियर है? तो 14×5 = 70 और 5×30% मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर, तो 30% एजुकेशन पे खर्च किया गया, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। सवाल में बोला है कि आदमी इनकम का 30% बचत करता है। बचत की जो राशि खर्चे के आधे से भी 600 कम है। अगर 30% बचत कर रहा है तो खर्च कितना कर रहा है? 70%। 70% का आधा कितना होता है? 35%। तो 35% से सेविंग जो है वो कितनी कम है? 5% कम है। खर्चे के आधे से भी सेविंग कितनी कम है? 5%। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग कितनी कम है? 600 रुपए। तो 5% की वैल्यू 600 रुपए है। बात समझ में आई? क्लियर?
30% की वैल्यू पूछे तो देखो 5 का 6 गुना 30 होता है, तो 600 का 6 गुना 3600, यानी कि 3600 रुपए सवाल का आंसर है। काफी बेसिक सवाल था मेरे प्यारे भाई, लैंग्वेज बेस्ड। कर पाए हैं सभी स्टूडेंट? मुझे लगता है सभी भाइयों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। आगे चलेंगे दोस्त अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 4। ये बताओ जल्दी से, आसान भी मैं आपको करवाऊंगा, मॉडरेट भी, डिफिकल्ट भी, हर तरीके के सवाल कि पेपर में सब कुछ आना है। एक आदमी अपनी इनकम से 78,000 रुपए पर मंथ खर्च करता है, वह अपनी इनकम का 40% सेव कर रहा है। कितना सेव कर रहा है? 40%। तो पूरे साल के लिए मेरे प्यारे भाई उसका वेतन बताओ, पूरे साल के लिए। चलो 7,000 कहां से आया? कौन सा 7,000 भाई? अरे कोई आदमी 30% बचत कर रहा है तो बाकी का 70% तो खर्चा कर रहा है। ये भी नहीं सोच सकते क्या? कैसे बिल्कुल बेकार आदमी है भाई। सोच समझ के एक बार में जवाब दीजिएगा। इनकम 100% होती है, 100% में खर्चा निकाल दो। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, दिस इज द कंसेप्ट है भाई। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। अब कोई आदमी 78,000 रुपए पर महीने खर्च कर रहा है और वो 40% बचाता। अगर कोई आदमी 40% बचत कर रहा है हर महीने, तो खर्च कितना कर रहा है हर महीने? 60% खर्च कर रहा है, 60%। और 60% की वैल्यू सवाल में 78,000 रुपीज दे रखी है, यानी कि कितने गुना? 13 गुना। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1,30,000 रुपए। 1,30,000 है ना, 13 गुना। ये आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये आदमी के एक महीने की इनकम आई है। फिर से गलती कर दी आप लोगों ने। ये आदमी की पर मंथ खर्चा दे रखा था, एक महीने की इनकम आई है। पूछा पूरे साल की इनकम है। एक साल में तो 12 महीने होते हैं गधो, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे सालाना इनकम आएगी ना। 13 गुणा 12, 15,60,000 रुपए का पैकेज है। पता नहीं कैसे करते हैं आप लोग। बी ऑप्शन इसका आंसर है। सवाल ढंग से पढ़ा करिए। अब ये प्री का सवाल है भाई, पूछा हुआ है, कोई मेंस का क्वेश्चन नहीं है। आप ऐसे सवालों में गलती करेंगे तो कुछ नहीं होगा फिर आपका। ये बनाइए दोस्तों सवाल नंबर 5। सही था? देखो ये बताइएगा मेरे दोस्तों, अभी मैंने इनकम वाला टाइप लिया है सबसे पहले, ठीक है ना। पी अपनी इनकम का 16%। इतना पैकेज कैसे मिल जाता है बेटा? इतना पैकेज एसएससी में नहीं मिलता है, मिलता है कंपनी में। मेरा एक दोस्त है, वो डेल डेल है ना, लैपटॉप बनाने वाली कंपनी, उसमें उसका पैकेज लगा है 24 लाख रुपए शुरुआती पैकेज लगा है। 24 लाख पर एनम, यानी कि पर महीने की 2 लाख। और 2 लाख में से उसके हाथ में सब कुछ काट कूट के लगभग लगभग 1,60,000 रुपए आएगा। वो शुरुआती पैकेज है। आप ये सोचो कि 5 साल बाद वो कहां पे होगा। टैलेंट है तो मोटे मोटे पैकेज लगते इंडिया में। पी अपनी इनकम का 16% किराए पर खर्च करता है, 18% किराने के सामान पे खर्च करता है, 12% बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है, फिर रिमेनिंग का 45% बाकी चीजों पे खर्च करता है। यदि वह 13,365 रुपए की बचत करता है तो वह किराने के सामान पर, यानी कि किराने के सामान पर कितना खर्च कर रहा है? किराने के सामान पर कितना खर्च कर रहा है? 18%। यानी कि सवाल में आपसे 18% की वैल्यू पूछी है। क्लियर? अब देखो मेरे दोस्तों, ये रिमेनिंग शब्द आया हुआ है। रिमेनिंग का मतलब है बच्चों सक्सेसिव। यहां पे भी आप इसको लेके 100 मान के करेंगे वही बेस्ट है। जैसे भाई इनकम कितनी होती है बच्चों? इनकम होती है 100%।
अब 100% में से क्या हुआ, 16% यहां चला गया, 16 और 18 34, 34 और 12 कितना हो गया मेरे दोस्तों आपका 46, 46% खर्च हो गया। 18 12 30 और 16 46, तो 100 में से 46% खर्च हो गया। बचा कितना बच्चों, बचा है 54%, 54% बचा, ये रिमेनिंग है। अब मेरे प्यारे भाई जो 54% बचा, इस रिमेनिंग का भी 45% बाकी चीजों पे खर्च किया, फिर 13,365 की बचत की, तो रिमेनिंग का 45% और खर्च कर दिया। रिमेनिंग का 45% होता है मेरे दोस्तों 9/20, 45% की फ्रैक्शन 9/20 से रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग का 9/20 और खर्च कर दिया, तो बचा कितना, रिमेनिंग का 11/20 ही तो सेव किया उसने। अगर आप अपनी बची हुई इनकम में से 45% खर्च कर रहे हैं तो बची इनकम का 55% आप बचत कर रहे हैं। 55% का मतलब 11/20, तो 54% का 11/20 की जो वैल्यू है सवाल में वो 13,365 रुपए दी गई है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इस तरीके से होता है। और आपसे पूछे 18% की वैल्यू मेरे दोस्तों है भी, तो ये मेरे प्यारे भाई 11 से चलाई जाएगा, 11 कम 11 दूनी 22 और 11 कम 11 55, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा मेरे दोस्तों 2430, तो 2430 आ गया मेरे प्यारे भाई। 54% की वैल्यू यहां से जब उससे गुणा होगी मेरे दोस्तों तो 24,300 रुपए आ गई 54% की वैल्यू। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से, 20 के उधर गुणा कर देंगे। पूछा किराने पर कितना खर्च हुआ, तो किराने पर खर्च हुआ 18%। 11 का मल्टीपल नहीं आएगा बेटा, 11 से तो कट गया। किराने के सामान पर 18% खर्च हुआ, तो आपसे 18% की वैल्यू पूछी है, तो डायरेक्ट यहां पर 3 से डिवाइड कर देंगे। जब 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 8100 रुपीज इस सवाल का आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट है। मुझे लगता है सभी बच्चे आसानी से समझ पाए हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम सब लोग चलेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट यहां पर 6। आसान सवाल है बच्चों, सभी को करने ही पड़ेंगे अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। इसमें 2 टाइप के सवाल आते हैं। सिकर 45% आप खर्च कर रहे हैं तो बचत कितना करें, 55%, दैट मीन्स 11/20। क्या हो जाएगा प्रवीण उनसे, राजन अपनी इनकम का 10% किराए पर खर्च करता है, वह देखो 2 टाइप के सवाल है। एक तो जिसमें प्लेन क्वेश्चन होते 100% में से सीधा घटाते जाओ, ठीक है ना। दूसरा मेरे प्यारे भाई जिसमें आपको रिमेनिंग शब्द बार बार आता है, रिमेनिंग आ रहा है तो हम उसमें सक्सेसिव लगाएंगे। और ऑल दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर के पूछे हुए सवाल है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन केवल 2018 के बाद से करने हैं। किसी को हार्ड लग रहा है तो तैयारी करना छोड़ दे, हाथ में कटोरा ले ले। राजन अपनी इनकम का, क्योंकि एसएससी में उसका कुछ नहीं होगा। राजन अपनी इनकम का 10% किराए पर खर्च करता है, रिमेनिंग का 20% वो ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है, आफ्टर विच रिमेनिंग सैलरी का 40% वो खर्च करता है फूड पे। फर्दर वो अपनी बैलेंस सैलरी का 80% बिल्स पे, बिल जमा करने में खर्च करता है। उसने 5,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करा दिए और रिमेनिंग 1,480 रुपए उसने अपने खुद के पर्सनल खर्चे के लिए रख लिए। तो आपसे पूछा उसकी मंथली सैलरी कितनी है, क्या आप कर पाएंगे। रिमेनिंग शब्द बार बार आ रहा है, यानी कि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सक्सेसिव। आप इसको 100 मान के भी कर सकते हैं, आप रेशियो से भी कर सकते, इच्छा आपकी है। जैसे 10% उसने, राजन अपनी इनकम का 10% यानी कि 1/10 किराए पर खर्च कर रहा है, यानी कि 10 से मेरे दोस्तों कितना बचेगा जी 9। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से, ऐसे लिख सकते हैं 10 था तो कितना बचेगा मेरे प्यारे भाई 9 इंटू सक्सेसिव का मतलब मल्टीप्लाई। फिर रिमेनिंग शब्द का, रिमेनिंग का 20%, 20% मतलब 1/5 खर्च करता है ट्रांसपोर्ट पे, तो बचे कितना मेरे दोस्तों 4/5। फिर रिमेनिंग का 40%, 40% मतलब 2/5 खर्च करता है फूड पे, तो बचेगा कितना 3/5। इसके अलावा रिमेनिंग इनकम का 80%, 80% मतलब 4/5, तो बचेगा कितना मेरे दोस्तों 1/5 वो खर्च करता है मेरे प्यार में। यानी कि अल्टीमेटली इतना इतना खर्च करने के बाद उसके पॉकेट में बचेगा क्या, कुछ कट तो नहीं रहा ना, कट रहा भाई, 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो आ जाएगा 625, 5 की पावर 4 और ऊपर हो जाएगा मेरे दोस्तों 9 दूनी 18 54। यानी कि अल्टीमेटली अगर उसके पास 625 थे तो इतना इतना खर्च करने के बाद उसके पॉकेट में 54 बचे होंगे, है ना। इन चारों चीजों पे खर्च करने के बाद उसके पॉकेट में कितने बचे होंगे 54।
जबकि उसकी पॉकेट में बचा कितना है, भाई सब पे खर्च कर लो, उसकी पॉकेट में 5,000 रुपए तो उसने बैंक में जमा कराए हैं और 1,480 रुपए छोटे मोटे खर्चे के लिए अपने पॉकेट अपने पर्स में रख लिए। तो उसके पास अल्टीमेटली बचा कितना था, 5,000 प्लस 1,480, यानी कि 6,480 रुपए बचे थे ना। यानी कि 54 यूनिट की वैल्यू जो है मेरे प्यारे भाई वो 6,480 रुपए के बराबर है। इन चारों चीजों पे खर्च करने के बाद 5,000 तो बैंक में जमा करा है, 1,480 पर्स में डाल दिए, तो टोटल 6,480 रुपए उसके पास बचा था। बताओ कितने गुना है, तो आप कहोगे सर 120 टाइम्स 120 गुना, 54 108, ये भी 120 गुना है भाई। तो 72,000 प्लस 3,000 यानी कि 75,000 रुपए इस सवाल का आंसर है। ए ऑप्शन करेक्ट है। बड़ा बेसिक सा सवाल है, समझाने का पर्पस यही है केवल कि रिमेनिंग शब्द, जैसे यहां प्लेन क्वेश्चन था तो सीधा सीधा घटा देते, वो रिमेनिंग शब्द नहीं आ रहा, रिमेनिंग आए तो आपको रेशियो सक्सेसिव से कर रहा है। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल देखेंगे मेरे प्यारे भाई। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 7। एक और करिए, एक और करो दोस्तों। भवानी ने अपनी इनकम का 15% बच्चों की शिक्षा पर, 20% भोजन पर खर्च किया और 20% रिमेनिंग का 40% उसने खेल पर और 30% परिवहन पे खर्च किया। इन सभी खर्चों के बाद उसके पास 10,257 रुपए की राशि शेष बची। भवानी की मंथली इनकम क्या है, करो। 625 को कैसे 12 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए प्लीज बताइए। हाँ शिखर, मैंने 625 को नहीं, 600 प्लस 25 को मल्टीप्लाई करी मैंने 12 से। 600 को 12 से मल्टीप्लाई करा 72,000 और 25 को 12 से मल्टीप्लाई करा, 25 गुणा 12 300 होता है 3,000। 72,000 प्लस 3,000 75,000। ये करो मेरे दोस्तों, देखो भवानी ने अपनी मंथली इनकम का 15% बच्चों की शिक्षा पर और 20% भोजन पर खर्च किया। तो 15% मंथली इनकम किड्स एजुकेशन पे एंड 20% फूड पे, तो 15 प्लस 20 35% खर्च हो गया। ये 15 प्लस 20 कितना खर्च हो गया बच्चों, 35%। 35% का मतलब होता है मेरे प्यारे में 7/20 भवानी ने खर्च कर लिया। यानी कि 20 में से 7 खर्च हुआ तो बचा कितना, 20 से 13 मल्टीप्लाई। अब लगा रिमेनिंग, रिमेनिंग का, यह रिमेनिंग शब्द लग गया सक्सेस। रिमेनिंग का 40%, रिमेनिंग का 40% उसने खर्च किया खेल पे और 30% खर्च किया उसने ट्रांसपोर्ट पे। तो रिमेनिंग का 40 एंड 30, 40 एंड 30 हो गया 70%। तो रिमेनिंग का 70% उसने खर्च कर दिया। 70% मतलब 7/10 खर्च कर दिया, 7/10। तो बचा कितना, 3/10। यानी कि 10 था तो मेरे दोस्तों 7 खर्च बचा, हो गया बचा 3। क्लियर, तो सक्सेसिव हो गया, रिमेनिंग आ रहा है। अब खर्च करने के बाद उसके पास 10,257 बचा। क्या सिंप्लीफाई हो रहा है, नहीं। यानी कि अगर उसकी इनकम 200 थी ना तो 13 तिया 39 ही बचा। तो 39 की वैल्यू आपके सामने 10,257 रुपए दी गई है और आपसे मेरे प्यारे भाई यहां पे 200 की वैल्यू पूछी गई है। ये सवाल था प्यारे बच्चों, समझ पाए। तो 3 तिया 9, 9 से 7 3 बार जाएगा यानी कि 6 यूनिट, 6 आएगा, यही ऑप्शन है, खत्म। सी ऑप्शन आया है भाई। 13 तिया तो होता 39। अब 39 पे अगर आपको यहां यूनिट डिजिट है 7, 7 पे जाना है तो 9 ते 27 3 बार ही तो पढ़ा जाएगा। और दो नीचे दो, दो की जब 3 में गुणा होगी तो इकाई के अंक पे 6 आएगा, ऐसे ही है। क्लियर है, 70% नहीं समझे, 40% एंड 30%, 70% हो गया। समझ में आ गया। तो आप ना कैलकुलेशन को ऑप्शन के हिसाब से करो। जब ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन होगी तो एग्जामिनर ऑप्शन इजी बनाएगा हमेशा। आगे चलेंगे दोस्तों, ये बताइएगा जल्दी से। हाँ जी बच्चों, ये करो सवाल नंबर 8। सविता अपनी मंथली इनकम का 20%
ये वाला टाइप सबसे पहले मैं क्यों करवा रहा हूं कि ये और इलेक्शन वाला सबसे जो है ज्यादा पूछा जा रहा है आजकल। सविता अपनी इनकम का 20% किराने के सामान पर, रिमेनिंग इनकम का 15% किराए पर और बाकी बचे हुए का 60% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। यदि वह महीने में 9,792 की सेविंग करती है तो आपसे पूछा है वो किराए पर कितना खर्च कर रही है किराए पर। अब देखो ये जो टाइप है ये मेंस के लिए महा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं? ओके, सक्सेस का सवाल है, बीच में रिमेनिंग आ रहा है, रिमेनिंग है ना, आप बोलोगे जी सर बचा हुआ, रिमेनिंग या बाकी बचे हुए एक ही मतलब है मेरे दोस्तों, लेफ्ट ओवर एक ही शब्द है। अच्छा, लेकिन यहां पे देखो जो हमारा रेशियो वाला तरीका है वो केवल इनिशियल है भाई, कि शुरुआत में इनकम क्या थी और फाइनली बचा क्या, इसके बारे में जानकारी देता है, बीच की चीजों को वो गायब कर देता है ना। इनिशियल और फाइनल के वैल्यू में भाई इनिशियल इनकम होती है, इनकम में से खर्चा कर देंगे तो फाइनल क्या बचेगा, सेविंग्स। केवल इनकम और सेविंग्स के बारे में बताता है। लेकिन यहां जो पूछा गया बच्चों, बीच की डाटा को पूछ लिया, बीच के डाटा को, कि बताओ किराए पर कितना खर्च हुआ। तो बीच के डाटा को पूछ लिया जाए तो ऐसे सवालों को आपको 100 मान के करना बेस्ट होगा। अगर डाटा आसान है, अगर डाटा आसान नहीं है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करो मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, हम आपकी बात को समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भाई 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं बच्चों, 1/5। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं, 3/20। और 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं मेरे दोस्तों, 3/5। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5। ठीक है, 100 मान के भी कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल डेसिमल नहीं चाहिए, बिल्कुल कोई कैलकुलेशन नहीं चाहते, तो ये जो डिनोमिनेटर है इनका मल्टीपल मान के आप सॉल्व कर लीजिए, मल्टीपल मान के। रिमेनिंग शब्द जब भी आएगा प्रॉफिट लॉस में भी इस्तेमाल होता है, जो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर है इनका आप मल्टीपल एज्यूम करके कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, क्योंकि यहां डाटा काफी इजी है तो हमने मान लिया कि भैया माना उसकी जो इनकम है वो 100 यूनिट है। इनकम मैंने कितनी मान ली, 100 यूनिट है। आप बोलोगे जी सर 100 में से 20% किया किराए पर खर्च, तो 100 में से 20 खर्च कर दिया किराए पर, किराने के सामान पर, सॉरी, बचा 80। 80 बचा, आप बोलोगे जी सर 80 बचा। फिर 80 का 15% खर्च किया किराए पर। अब बच्चों 80 का 15% होता कितना, 12। 80 का 15% होता है 12, 12 उसने खर्च कर दिया किराए पर, बचा कितना बच्चों, 68 बचा। अब रिमेनिंग का 60% किया बच्चों की एजुकेशन पर, रिमेनिंग है 68। 68 का मेरे दोस्तों 60% खर्च किया, 68 का 60% अगर खर्च कर दिया तो बचा कितना, 68 का 40% बचा कि नहीं, 40% मतलब 0.4। अगर रिमेनिंग का 60% खर्च हो रहा है तो बचा कितना, 40%। अरे गधो, बाकी बच्चों का 60% बच्चों की शिक्षा पर जा रहा है तो बचा कितना, 68, रिमेनिंग 68 है, 68 का 40% बचा, 40% मतलब 0.4। तो यानी कि फाइनली उसके पॉकेट में ये बचा 68 गुणा 0.4। और सवाल में इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9792 रुपीज। ठीक, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात, अच्छी तरीके से समझ में आ गई, कोई दिक्कत। और आपसे पूछा उस पर किराए पर कितना खर्च कर रहे हैं, यानी कि आपसे 12 यूनिट की वैल्यू पूछे, किराए पर कितना खर्च हो रहा है, 12, 12 की वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, एक पैसे की इसमें दिक्कत नहीं है। तो आंसर देखो 3 का मल्टीपल तो आएगा ही, वो सारे ही ऑप्शन है तो आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा। डेसिमल से मेरे प्यारे भाई एक 0 आ जाएगा मेरे दोस्तों, 17 चौका 68, अभी 17 पंजे 85, और ये कितना बचेगा मेरे दोस्तों, 14 अभी, और 17 सत्ते 119 और 17 अट्ठे 136, और यहां पे कितना बचेगा मेरे दोस्तों आपका, 17 पंजे 85, तो ये आपका 12 ही बचेगा, सॉरी 85, और ये आपका 12 बचेगा। तो 17 सत्ते 119, 10 17 छिक्का 102, 576 इंटू 10, 4 चौक 16 से चला जाएगा, 16 तिया 48 मेरे प्यारे भाई यहां पर, और या 4 से काटने की जरूरत नहीं है, ओनली हम एक ही 4 से काटेंगे, एक ही 4 से काटेंगे मेरे दोस्तों, तो ये आ जाएगा 144, 144 1440। तो 4 यूनिट की वैल्यू 1440 है,
12 यूनिट के लिए पूछा तो 1440 का भी 3 गुना आएगा, 1440 का 3 गुना। 4 यूनिट के लिए 1440 है, 12 यूनिट के लिए पूछे तो 4 का 3 गुना होता है 12, यानी कि मेरे दोस्तों क्या आएगा सवाल का आंसर, डी ऑप्शन 4320, ये आंसर है। समझ में आया? मुझे लगता है सभी बच्चों की बात अच्छी तरीके से समझ में आई। वन ऑफ द जो है बेहतरीन क्वेश्चन है। आगे चलेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। कैलकुलेशन कैसे करनी है, कितनी करनी है, समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सवाल नंबर आपके सामने आएगा दोस्तों यहां पर अब 9। जी जवाब देंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, फटाफट बोलो। रेशियो से पूरा करना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। जब भी बीच की चीजें के बारे में पूछा जाए ना, मैं यार तुम क्यों नहीं समझते, मैं एक बार बोलता हूं शब्दों पे ध्यान क्यों नहीं देते, अपनी अपनी बकर बकर करते रहते हो। हमने क्यों नहीं किया ये रेशियो से या फॉर्मूले से, क्यों नहीं किया? क्योंकि रेशियो के साथ समस्या क्या है कि वो केवल इनिशियल और फाइनल के बारे में बताता है, बीच की कैलकुलेशन को वो कम कर देता है। लेकिन यहां पूछी जब बीच की जानकारी है, और बीच की जानकारी आप तभी निकाल पाओगे जब आपको हर एक चीज अलग अलग दिखाई दे, अलग अलग दिखाई दे। डाटा आसान है, हम इनकम को 100 मान के कर लेंगे। डाटा कठिन होता तो पहले इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते, कन्वर्ट करने के बाद जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लेते, फिर हम सॉल्व करते। जब मैंने ये बात बोल दी तो तुमको दिक्कत कहां आ रही है, क्यों डाउट पैदा हो रहा है? अगला करो। एक आदमी अपनी इनकम का 12.5% फूड पे खर्च करता है, 18 रिमेनिंग का 18:3/4% वो ट्रेवलिंग पे खर्च करता है, और रिमेनिंग का 20% वो एजुकेशन पे खर्च करता है। फाइनली उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर, अब ये सवाल रेशियो से आसानी से हो जाएगा कि इसमें बीच के चीजों के कुछ नहीं पूछा गया है। फाइनली जो उसका टोटल एक्सपेंडिचर है वो 3450 है। तो आपसे पूछा उसकी टोटल इनकम बताओ, खत्म। तो इसमें कुछ है नहीं, रिमेनिंग शब्द बार बार लगा हुआ है, तो अपन लोग क्या करेंगे, सक्सिव। आदमी जो अपनी इनकम का 12.5%, 1/8 खर्च करता है फूड पे, 1/8 खर्च करने का मतलब 8 से 7 हो गया। फिर 18:3/4% मतलब क्या होता है भाई, 6 से 1/4%, 1/16, 18:3/4%, 3/16, 3/16 खर्च कर रहा है, यानी कि 16 से 13। फिर रिमेनिंग का 20% यानी कि 1/5, 1/5 खर्च कर रहा है एजुकेशन में, 5 से 4। अब इन तीनों का सक्सिव ले लो, यानी कि सीधी सीधी गुणा, 4 से 16 कितनी बार चला जाएगा, 4 बार। तो 160 रेशियो 13 91। कहने का मतलब हुआ कि अगर आदमी की इनकम 160 थी तो इतना इतना खर्च करने के बाद उसकी पॉकेट में 91 बचेगा। ये किसका रेशियो आ गया, इनिशियल इनकम और फाइनल उसकी सेविंग्स का रेशियो। खर्च करने के बाद क्या बचता है, सेविंग इनकम, इनिशियल इनकम और सेविंग्स का रेशियो आ गया उसकी। उसका कुल खर्च कितना, 3450। किसी आदमी की इनकम 160 है, उसने वो 91 यूनिट बचत किया है, तो उसने खर्चा कितना किया है मेरे दोस्तों, घटाएंगे तो ये आ जाएगा 69। 160 में से 91 घटाओगे तो उसने 69 खर्चा किया है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, खर्चा किया कितना है, 3450। तो 69 यूनिट की वैल्यू 3450 रुपए है। तो मेरे प्यारे भी बताओ कितने गुना है, जस्ट 50 टाइम्स है 50 गुना। तो पूछा उसकी इनकम बताओ, तो उसकी कुल इनकम है 160, तो 160 का 50 गुना कितना होता है, 8000 रुपए। तो इसकी इनकम 8000 रुपीज है। ये सवाल का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। सभी बच्चे समझ पाए हैं, आसान सी बात थी। अगला सवाल हम लोग लेंगे जी, अगला सवाल है यहां पर 10 नंबर, ये करो जी। इस सवाल का जवाब मैं ही आपसे चाहता हूं कि इस सवाल का जवाब क्या आएगा। यह सवाल 2019 के प्री के पेपर का पूछा हुआ है। 10 सेकंड आपके पास, सॉल्व करके बताइए।
वेरी गुड मेरे दोस्तों, 2880 रुपए एकदम सही बताया है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। वेरी गुड प्यारे बच्चे जी। अगला सवाल बनाएंगे दोस्त, सवाल नंबर है आपके सामने 11, 11 नंबर सवाल। जल्दी से जवाब दीजिएगा, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हट से ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से है। ए और बी की इनकम का योग 1,65,000 रुपए है, ठीक है। ए और बी की इनकम का योग, ए अपनी इनकम का 70% और बी अपनी इनकम का 80% खर्च करता है, ठीक। यदि ए की बचत बी की बचत से 25% ज्यादा है तो उनकी आय के बीच का डिफरेंस बताओ। देखिए ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब ए और बी की इनकम का आपको रेशियो पता चले। अभी ए और बी की इनकम का रेशियो जब तक पता नहीं चलेगा सवाल सॉल्व नहीं होगा। ए और बी की इनकम का सम आपको दिया हुआ है, ए अपनी इनकम का 70% और बी अपनी इनकम का 80% खर्च कर रहा है। ए की बचत बी की बचत से 25% ज्यादा है। सेविंग्स आपको दी है, सेविंग्स। सवाल के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि भाई ए की जो सेविंग्स है बी से 25% ज्यादा है। बी की सेविंग्स अगर 4 है तो ए की जो सेविंग है 5 है। यही आप बोलोगे जी सर। है भाई, बी की सेविंग्स अगर 4 है तो ए की सेविंग्स जो है वो 5 है। अब ए अपनी इनकम का 70% और बी अपनी इनकम का 80% खर्च कर रहा है। अगर ए अपनी इनकम का 70% खर्च कर रहा है तो ए अपनी इनकम का सेविंग कितना कर रहा है, 30%, यानी कि 3/10। यानी कि ए की इनकम अगर 10 है तो वो सेविंग कर रहा है मेरे दोस्तों 3 की, जबकि यहां तो सेविंग्स ए की 5 है। तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन को कम करने के लिए 3 से गुणा कर लेते जिससे कि कैलकुलेशन कम रहे, 15/12। यानी कि अगर ए की सेविंग 15 है 5 गुना, तो भाई ए की इनकम कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों, 50 ही आ गया। ए की इनकम 50 आ गई। 50 का 70% खर्च करेगा तो 50 का 30% यानी कि 15 बचत कर लेगा। बी अपनी इनकम का 80% खर्च कर रहा है। जो चीज आपको दी हुई है उसी में जानकारी, सवाल में दिया क्या सेविंग, तो सेविंग्स के बारे में करिए। बी अपनी इनकम का 80% खर्च कर रहा है। अगर कोई आदमी अपनी इनकम का 80% खर्च कर रहा है तो सेव कितना कर रहा है, 20%। बी अपनी सेविंग्स का 20% बचत कर रहा है। 20% बचत करने का मतलब 1/5, यानी कि बी की इनकम अगर 5 है तो वो बचत कर रहा है 1 की। सवाल में बी की सेविंग्स कितनी है, 12। 1 की वैल्यू 12 है तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 60। तो यानी कि बी की जो सेविंग्स है, मेरे बी की जो इनकम है वो 60 आ गई। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए और बी की इनकम का रेशियो आ गया। ए की इनकम अगर 50 है तो बी की जो इनकम है 60 है। दोनों की इनकम का सम कितना हो गया, दोनों की इनकम का सम हो गया 50 प्लस 60, 110। तो 110 की वैल्यू मेरे दोस्तों सवाल में आपको दी हुई है, ये 1,65,000। पूछा उनकी सेविंग का डिफरेंस, तो उनकी सेविंग का डिफरेंस कितना, 10 यूनिट। 50 और 60 के बीच में 10 का डिफरेंस आपसे है, पूछा है। तो 11 से भाग करना है, 15,000 रुपए। 11 कम 11, 11 पंजे 55। तो 15,000 रुपए सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बहुत ही आसान सा था। तो आपको यहां पे सेविंग्स का रेशियो दिया, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इनकम के बारे में पूछा है तो इनकम का रेशियो आपको निकालना है, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सवाल आपके सामने आएगा यहां पर। 12 नंबर सवाल बच्चों, जवाब दीजिएगा इस सवाल का क्या आंसर है। सभी बच्चे मेहनत से जो है इस साल को करेंगे, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये, करिए, कोई बात नहीं। जी, एक आदमी अपनी इनकम का 16.66% घर के किराए पर खर्च करता है। रिमेनिंग इनकम का 16.25% वह बच्चों की एजुकेशन पे खर्च करता है। ओके, अब वह 4,700 रुपए एंटरटेनमेंट पे खर्च कर रहा है। रिमेनिंग इनकम का 15% वह भोजन पे खर्च कर रहा, खाने पीने पे। अब वह 1,480 रुपए अपनी पत्नी को उसके ब्यूटी पार्लर के लिए, मुंह चमकाने के लिए देता है और वह रिमेनिंग 23,000 रुपए आईसीआईसीआई बैंक में जमा करता है। आपसे पूछा उसकी मंथली इनकम ज्ञात करें। सवाल सक्सेसिव का भी है, सक्सेसिव का ही क्वेश्चन है, लेकिन इस सवाल में एक ही क्वेश्चन में कराऊंगा, है ना, क्योंकि कम आने के चांस है। जब भी मेरे दोस्तों सक्सेसिव का ही क्वेश्चन है,
परसेंटेज की बात चल रही है, बीच पे अचानक से रुपए में कैलकुलेशन दे दी है। बीच में अचानक से अगर सब कुछ परसेंटेज में देता कोई दिक्कत नहीं होती, बीच में यहां पे कैलकुलेशन अचानक से रुपए में आ गई है ना, कि भाई अगर वो दे देता कि वो एंटरटेनमेंट पे 10% खर्च कर रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं होती, लेकिन यहां रुपए दे दिया है। तो ऐसे सवालों में हम चेन मेथड, चेन रूल लगाते हैं और ऐसे सवाल को हमेशा आखिर से सॉल्व करते हुए पीछे की तरफ लाते हैं। एक आदमी अपनी इनकम का 16.66% खर्च कर रहा है घर के किराए पर, और रिमेनिंग का 16.25% खर्च कर रहा है बच्चों की एजुकेशन पर। तो कितना खर्च कर दिया? 16.66% मतलब 1/6, यानी कि 6 में से 1 खर्च कर दिया, बचा 6 से 5। फिर रिमेनिंग का 16.25%, 16.25% क्या होता है? 10%, 1/10 प्लस 6.25% 1/16। तो एलसीएम तो 80 आ जाएगा, 10 अट्टे 80, 16 पंजे ये 13/80। तो रिमेनिंग का 13/80 खर्च किया। 13/80 का मतलब 80 में से 13 खर्च किया, बचा कितना बच्चों? 67। क्लियर है? तो यहां से सक्सेस निकालेंगे, 5 से 80 16 बार चला जाएगा, 16 पंजे 80, तो 16 छिक्कम 96, 96:67 ये आ गया भाई। इन दोनों का तो सीधा सीधा ही सक्सेसिव हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर, ठीक है ना, इन दोनों का सीधा सीधा ही सक्सेसिव हो जाएगा, यस और नो? क्लियर है? यानी कि मेरे प्यारे भाई कि अगर आदमी की इनकम 96 है, अगर आदमी की इनकम 96 है, तो उसने मेरे दोस्तों यहां पर 67 जो है वो 67 बचेगा खर्च करने के बाद। उसने घर के किराए पे खर्च किया, रिमेनिंग का 16.25% बच्चों की एजुकेशन पे खर्च किया। 16.25% की फ्रैक्शन वैल्यू आसानी से निकल जाएगी, यानी कि अगर 96 थी तो बचा कितने पास उसके? 67। सक्सेसिव क्यों है गधे? रिमेनिंग नहीं लगा है, रिमेनिंग शब्द नहीं लगा है। कैसे आदमी हो पता नहीं यार तुम। अब यहां तक की कहानी क्लियर है। अब तीसरा एक्शन, अब वह 47 रुपए एंटरटेनमेंट पे खर्च करता है। 47 रुपए, यहां भी परसेंटेज में देता कोई दिक्कत नहीं है। 47 रुपए एंटरटेनमेंट पे खर्च हुआ, लाइन खींचेंगे, अगला एक्शन है 47 रुपए एंटरटेनमेंट पे खर्च हुआ। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब रिमेनिंग इनकम का, जो अब उसके रिमेनिंग इनकम है, रिमेनिंग का 15% भोजन पे खर्च करता है। 15% की फ्रैक्शन लो 3/20, रिमेनिंग का 3/20 फूड पे खर्च कर रहा है, यानी कि 20 में से मेरे दोस्तों 3 खर्च कर दिया तो बचा 17। फाइनली उसके पॉकेट में भोजन पे खर्च करने के बाद 17 यूनिट बचा। क्लियर? आप बोलोगे हां जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बात। वह 1480 रुपए अपनी पत्नी को देता है ब्यूटी पार्लर के लिए और 23,000 रुपए आईसीआईसीआई बैंक में जमा करा देता है, यानी कि अल्टीमेटली उसके पास इतना इतना पैसा भोजन पे खर्च करने के बाद बचा कितना था? 1480 रुपए तो अपनी वाइफ को दिए प्लस 23,000 रुपए बैंक में जमा कराए, तो अल्टीमेटली उसके पास 24,480 रुपए बचा था। आप बोलोगे हां जी सर, 24,480 रुपए उसके पास बचा था। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? 80 में से 13 घटाया यूकू, 16.25% की फ्रैक्शन वैल्यू आप कन्वर्ट नहीं कर सकते 13/80। यार 80 में से 13 खर्च कर दोगे तो 67 ही तो बचेगा। कैसे आदमी हो भाई? तो 17 यूनिट की वैल्यू जो है 24,480 रुपए है। ठीक है दोस्त? कितने गुना है? 17 एकम 17, 7 4 17 चौका 68 और 17 चौका 68, 1440 गुना। तो 20 यूनिट की वैल्यू भी 1440 गुना करेंगे तो 28,288 हो गया, 28,800 रुपए है भाई। 4700 रुपए खर्च करने के बाद उसकी इनकम 28,800 है। 47 रुपए खर्च करने के बाद 28,800 है, तो भाई यहां कितनी रही होगी? 28,800 में 4700 ऐड करेंगे, 28,800 में 4700 ऐड करेंगे, 28,400 32,000 और 800 और 700 1500, यानी कि 33,500 रुपए। 67 यूनिट की जो वैल्यू है वो 33,500 रुपए है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। कितने गुना है? 500 गुना है, सीधा सीधा 500 टाइम्स दिख रहा है। आप बोलोगे हाँ सर ये भी 500 गुना है। तो 96 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500 गुना, यानी कि 48,000 रुपए।
48,000 रुपीज, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। फाइनल से शुरुआत करते हो इनिशियल की तरफ लाएंगे, 48,000 रुपए उसकी मंथली इनकम थी। ये है बहुत ही बेहतरीन सवाल है, जिसको ना समझ में आए वो छोड़ के आगे बढ़ जाइए, ठीक है दोस्त, या इसको 2-3 बार रिपीट करके देखिएगा। अब इस सवाल की इज्जत इतनी ही है, समझ में आए या ना आए, इससे ज्यादा टाइम देना बेकार है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 13। ये बनाइए दोस्त, इस सवाल का क्या आंसर है। हाँ बन जाएगा आयुष, 1 मिनट में अंदर में बन जाएगा। एक आध सवाल होता है जो बच्चों को परेशान करता है, 1 मिनट से ज्यादा समय ले लेता है, लेकिन बाकी के आप ये भी तो देखो, बाकी के 5-7 सवाल तो ऐसे आएंगे इसके साथ जो बहुत कम समय में होंगे। एक सवाल अगर इस टाइप का डाला जाता है, कठिन बड़ा लैंग्वेज वाला, जिसमें सॉल्यूशन भी बड़ा लिखना पड़ेगा, तो उसके बाद 3-4 सवाल आसान भी तो डाले जाएंगे, ये भी तो देखो जी। सवाल नंबर 13। अब इस साल का प्री का पेपर देखिए, प्री के पेपर में बहुत सारे सवाल आए जिनकी बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेज थी, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी थे। जैसे भी ये, इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इसमें क्लर्क का पूछा हुआ सवाल है ये, ठीक है ना, केवल इसमें लैंग्वेज बढ़ी है, बाकी कुछ है ही नहीं। प्रभात अपने दोस्त को उपहार देने के लिए पुस्तक खरीद रहा था। प्रभात जो अपने दोस्त को एक गिफ्ट देने के लिए बुक खरीद रहा था, इसलिए उसने पहले दुकानदार को अपने धन का 60% भुगतान किया। उसने जो है, उसके पास जो पैसा था उसका 60% शॉपकीपर को दे दिया। हालांकि उसे तुरंत महसूस हुआ कि उसने जो राशि चुकाई है वो पुस्तक की कीमत का केवल 80% है। उसने जो पैसा दिया दुकानदार को, बुक की कीमत का केवल 80% है। इसलिए उसने दोबारा अपने पास बचे पैसों का 55% और दे दिया, और बदले में किताब के साथ 56 रुपए की एक चॉकलेट ले ली। तो आप बताओ, पुस्तक खरीदने के बाद, किताब खरीदने के बाद प्रभात के पास कितनी धनराशि बची। बहुत आसान सवाल है, कैलकुलेशन इसमें नाम मात्र को है, बस लैंग्वेज को दिमाग में सटीक पढ़ना आना चाहिए। आधे बालकों के साथ समस्या क्या है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कभी किताब तो पढ़ी नहीं, ना अखबार पढ़ा। ये तीसरी लाइन पढ़ते तो पहली लाइन भूल जाते हैं। 90% वाला कैसे, जो चौथी लाइन पढ़ेंगे तो दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ था वो भूल जाएंगे। गणित नहीं, आपकी रीडिंग भी प्रॉब्लम है। डाटा काफी इजी है मेरे दोस्तों। भाई हमने मान लिया कि वो बुक खरीद रहा था, बुक की कीमत है 100 यूनिट, 100 यूनिट। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 100 यूनिट की मेरे दोस्तों बुक वो खरीद रहा था। उसने दुकानदार को 60% पे किया, तो 100 का 60% यानी कि 60, दुकानदार को उसने 60 यूनिट पे कर दिया। आप बोलोगे हाँ से 60 यूनिट पे कर दिया। मैंने मान लिया कि प्रभात के पास 100 यूनिट थे, 100 रुपए, 100 का 60% 60 दुकानदार को दे दिया। अब उसे तुरंत पता चला कि यार जो पैसा उसने दिया है वो तो बुक की कीमत का केवल 80% ही है, यानी कि जो 60 है ये बुक की कीमत का केवल 80% ही है। तो बुक की कीमत है कितनी? तो 60 ये बुक के कीमत के 80% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू ये होगी, तो बुक की कीमत का 100% कितना होगा? निकाल लो मेरे प्यारे भाई, ये आ जाएगा 75 यूनिट। तो बुक का जो प्राइस है वो 75 है, बुक का जो प्राइस है वो 75 यूनिट है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये बात समझ में आ गई। 100 यूनिट प्रभात के पास था, 100 यूनिट, उसने 60 यूनिट मेरे दोस्तों दिया दुकानदार को। तुरंत पता चला कि जो पैसा उसने पे किया वो बुक की कीमत का केवल 80% है। तो 60 बुक की कीमत का 80% है, बुक की कीमत का 100% आप निकाल लो, 75 आ गया। तो बुक का प्राइस 75 है। दुकानदार को उसने पे कितना किया है? 60 ही पे किया है। अब उसने दोबारा अपने पास बचे पैसों का 55% और दे दिया। भाई 100 में से 60 वो ऑलरेडी दे चुका है बच्चों। कितना? 60 वो ऑलरेडी दे चुका है। तो बचा कितना उसके पास? 40 ही तो बचा है, 40। आप बोलोगे हाँ जी सर, 100 में से 60 तो ऑलरेडी दे चुका है, तो उसके पास बचा कितना है? 40 बचा उसके पास। 40 का 55% उसने और दिया,
तो 40 यूनिट का 55% कितना होता है? तो आप कहोगे सर 22 आप बोलोगे जी सर, यानी कि 22 यूनिट उसने और दिया। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी, 60 पहले ही दे चुका है, 22 उसने और दिया, तो टोटल कितना पे कर दिया उसने दुकानदार को? 82 यूनिट उसने पे कर दिया। कितना पे कर दिया दुकानदार को? 60 और 22 82 यूनिट। जबकि बुक तो 75 की है, प्रभात ने दे दिया 82। तो आप कहोगे सर ये 7 यूनिट एक्स्ट्रा नहीं दे दिया? 75 की बुक थी, 82 उसने पे कर दिया, तो कितना एक्स्ट्रा गया? 82 माइनस 75, 7 यूनिट एक्स्ट्रा गया। ये 7 यूनिट एक्स्ट्रा गया है, उसी के तो बदले में किताब और एक 56 रुपए की चॉकलेट मिल गई। यानी कि जो चॉकलेट है वो 56 रुपए की पड़ी होगी कि नहीं होगी? फ्री में तो कोई सामान आएगा नहीं। जो 7 यूनिट एक्स्ट्रा गया है मेरे प्यारे भाई, वो आपके चॉकलेट के पैसे हैं। तो 7 की वैल्यू 56, कितने गुना है मेरे दोस्तों? 8 गुना, 8 टाइम्स। आपसे पूछा है बताओ बुक खरीदने के पास प्रभात के पास कितना पैसा बचा? तो भाई 100 में से कितना पे कर दिया प्रभात ने? 82। 100 में से 82 प्रभात ने पे कर दिया टोटल, बचा कितना है? 18। 100 में से 82 घटाएंगे 18। आप बोलोगे जी सर 18 की वैल्यू आपसे पूछी थी, तो 18 अट्ठे 144 रुपए। तो प्रभात के पास अल्टीमेटली 144 रुपए बचा था। यही सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट है। बहुत अच्छा सवाल था। आप सीधा सीधा 9 का मल्टीपल, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। 100 में से 82 पे कर दिया है, बचा है 18। 18 का मल्टीपल चेक कर लेते और वो आपको एक ही ऑप्शन यहां पे दिखाई दे रहा था, सीधा सीधा ए ऑप्शन। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो सवाल बहुत ही इजी है, लैंग्वेज को आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको प्रॉफिट लॉस के सवाल करवाऊंगा 2022 के प्री में आए हुए 10-12 सवाल ऐसे आए हैं, उतनी बड़ी बड़ी उनकी लैंग्वेज है, इससे भी बड़ी। मुकेश कहने सर पैसा सीधा दे देने का, ऐसा कौन देता है पैसा? पैसा सीधा दे देता तो सवाल कैसे बनता है? क्लियर है? आसान सी बात थी, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर है यहां पर आपके सामने 14। जी बच्चों, 14 और 15। ठीक है, 14 और 15 दो सेम ही क्वेश्चन है, दोनों दोनों ही प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, 14 और 15। और प्रीवियस ईयर के अगर आपने कभी पेपर सॉल्व किया तो आपको ऐसे 5-6 सवाल और मिलेंगे, जैसे सवाल 2020 के मेंस में आया है, एज इट इज। ठीक है, सवाल वही है, बस फाइनल चीज को जो पूछेगा उसको थोड़ा सा चेंज कर दे। इसे आप मुझे करके बताओगे, मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बता रहा हूं। ये सवाल सीपीओ के पेपर में आया था मेरे दोस्तों 2019 में। उसके बाद ये लगातार किसी ना किसी पेपर में दिखाई देता है। हाँ जी बच्चों, जवाब दो। जी, सवाल की बड़ी लैंग्वेज देख के डरना नहीं है गधो, तुमने पढ़ानी है तो इसका मतलब पेपर में आए नहीं क्या सवाल? ये 10 बार आ चुका ये वाला क्वेश्चन, कम से कम 10 बार। गूगल पे सर्च करो इसको, एक लाइन लिखो, आ जाएगा अपने आप सवाल सेम। ये 2021 के मेंस में, 2020 के में करना पड़ेगा तुम्हें खुद। एक आदमी की इनकम 50,000 रुपए है, वह इसका 3 चीजों पे खर्च करता है। 3 हेड पर्सनल एंड फैमिली एक्सपेंस ई, टैक्सेस टी एंड फिलेंथ्रॉफी पी। सवाल की लैंग्वेज उसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है ना? आसान आसान सवाल करके खुश होना है और अगले साल को मेंस फिर से देना है तो कहीं और भाग जाइए। यहां पढ़ना है तो मेहनत से पढ़ना होगा, कचरों के लिए कोई स्थान नहीं है। मेहनत से पढ़ो या बिल्कुल मत पढ़ो। तो एक आदमी की इनकम है 50,000, 3 चीजों पे खर्च करता है, पर्सनल और फैमिली एक्सपेंस ई, टैक्सेस टी और फिलेंथ्रॉफिक पी, 3 चीजों पे वो खर्च कर रहा है। एंड रेस्ट वर इज सेविंग्स, बाकी जो है वो उसकी सेविंग्स है। क्लियर?
बाकी जो है वो उसकी सेविंग्स है। तीन चीजों पे खर्च कर रहा है, ई, टी और पी। बाकी जो है वो उसकी सेविंग्स है, यानी कि बचत है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। ई उसकी, अब देखिए इसमें परसेंटेज में पूछा तो इसकी कोई जरूरत नहीं, हटाओ। ई उसकी इनकम का 50% है, टी ई का 20% है, पी टी का 15% है। जब उसकी इनकम में 40% बढ़ोतरी होती है तो ई के परसेंटेज में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। टी ई का 30% हो गया, पी टी का 20% हो गया। उसकी नई बचत पिछली बचत की तुलना में कितनी प्रतिशत अधिक या कम है? तो चूंकि सवाल में परसेंटेज के बारे में ही पूछा तो आप इस सवाल को 100 मान के कर लीजिए। भाई मैंने मान ली कि आदमी की जो इनकम है वो 100 है। मैंने क्या मान ली कि आदमी की इनकम है 100। तो ई जो है वो उसकी इनकम का 50% है। 100 का 50% कितना होता है? 50। तो ई जो है वो उसका 50 है। टी ई का 20% है। तो 50 का 20% कितना होता है? 10। आप बोलोगे जी सर। पी टी का 15% है। तो 10 का 15% कितना होता है? 1.5। 10 का 15% 1.5। बाकी सेविंग्स है। तो सेविंग्स है कितनी? सेविंग्स है कितनी? 50 10 60। भाई इनकम में से खर्चा घटा दोगे सेविंग ही आएगा। तो 100 में से 60 घटाएगा 40, ये 1.5 है, तो ये कितना बचेगा? 38.5। 100 में से इन तीनों को माइनस कर देंगे तो सेविंग्स आ जाएगी 38.5। अब क्या हुआ? हुआ ये मेरे प्यारे भाई, वेन इट सैलरी गॉट रेज्ड बाई 40%, जब उसकी सैलरी 40% बढ़ जाती है। सैलरी थी 100, 100 का 40% बढ़ाओगे सैलरी कितनी होगी? 140 हो गई। पहले सैलरी 100 थी, अब आपने सैलरी 40% बढ़ा दी, अब सैलरी होगी 140%। ही मेंटेन्ड द परसेंटेज लेवल ऑफ ई, उसने ई के परसेंटेज लेवल को मेंटेन किया। मतलब ई जितना इनकम का पहले था, आज भी ई इनकम का उतना ही परसेंट है। तो भाई क्या था? ई इनकम का 50% था, उसने सेम इसी लेवल को मेंटेन किया। अभी भी जो है ई वो इनकम का 50% ही है। तो 140 का 50% बच्चों कितना होता है? 70। समझ में आया ना? ई क्या था? इनकम का 50% था, उसने ई के परसेंटेज में कोई बदलाव नहीं किया। तो ई अभी भी इनकम का 50%। 140 का 50% इनकम तो 140 हो गई, 70। लेकिन अब क्या हुआ? टी ई का 30% हो गया, टी जो है ई का 30%। 70 का 30% हो गया बच्चों 21 से 21 आ गया। 70 का 30% 21। और पी टी का 20% हो गया। 21 का 20% कितना आ गया बच्चों? 4.2। बाकी क्या है? सेविंग्स है। तो 140 में से इनको माइनस करेंगे, कितना आएगा? 70 गया। 140 पे 70 घटाएंगे, 70 बचा, ये 70 होना चाहिए। 21 और 4 25.2। 70 में से 25.2 घटाएंगे, कितना आता है? पहले 25 आप घटा लो तो आता है 45। तो 44.8 हो जाएगा मेरे दोस्तों, 44.8। ठीक है भाई, यहां तक कोई परेशानी? 44.8। आपसे पूछा उसकी नई बचत पिछली बचत की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो उसकी जो नई बचत है 44.8 है, पिछली बचत है 38.5। तो नई बचत पिछली बचत से तो ज्यादा ही हो गई ना, यानी कि मेरे दोस्तों आंसर है लेस वाला नहीं होगा। दो ऑप्शन देखती हट गया, आंसर होगा मोर वाला। अब कौन सा है? मेरे पैर भी बढ़ी कितनी है? तो आप कहोगे सर 6.3 बढ़ गई, 6.3। आप बोलोगे हाँ जी सर 6.3 बढ़ गई। तो ये देखो ऑप्शन काफी दूर दूर, एक 10% से कम है, 10% से ज्यादा है। 38.5 का 10% तो 3.85 होता है, ये 6.3 है, यानी कि सेविंग 10% से ज्यादा बढ़ी है। तो ये बी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। तो उसकी जो नई सेविंग्स है वो 16.4% ज्यादा इंक्रीज हुई है। डी इज द करेक्ट आंसर। तो सवाल ना बहुत बड़ा नहीं है, लैंग्वेज इसकी बड़ी है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सवाल है, सेम क्वेश्चन हर एग्जाम में आया हुआ, सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ, ईच एंड एवरी एग्जाम में, बस बाद की जो चीज है ना उसको बदल देता है। जी मेरे प्यारे भाई, ये करेंगे। इस सवाल को अब आप मुझे करके बता दो, ये 2020 के मेंस के पेपर का है, करो बच्चों जल्दी से।
प्रशांत वेरी गुड। रानी कह रहे हैं सर आप 25 फ्री मॉक बोले थे बेटा, 25 में से 5 डाल दिए, तुमसे 5 तो हुई नहीं अभी तक, 25 चाहिए अभी एक साथ। सूरज कह रहे हैं सर डाटा फ्रैक्शन रेशियो में हो तो, देखो यार सूरज भाई जैसे सवाल काफी लंबा है ना भाई, इसमें आपको लिखना काफी ज्यादा पड़ेगा, दिख रहा है, और इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन भी है, तो ऐसे सवाल में एग्जामिनर ज्यादा टफ, वो लैंग्वेज भी बड़ी कर दे, कैलकुलेशन भी बड़ी कर दे, डाटा भी कॉम्प्लिकेट कर दे, ऐसा नहीं होगा। एसएससी का क्वेश्चन है तो ऐसा ही सेट किया जाएगा जो 1 मिनट से कम में किया जा सके, लैंग्वेज बड़ी है तो डाटा आसान होगा, या कैलकुलेशन में ऑप्शन इजी कर देगा। एग्जामिनर भी वो इंसान है, बड़े सोच समझ के पेपर सेट किए जाते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी हवा में बना दिया जाए। मुझे आप लोगों के आंसर नहीं दिखाई दे रहे, मैं आपको बहुत पीटूंगा। जब एक सवाल मैंने आप लोगों को करवा दिया तो आप लोग क्यों नहीं मुझे आंसर बता रहे? 100 मान के ही करना है। माना उसकी इनकम 100 है, 100 की वैल्यू आपको दे रखे 1,60,000 रुपए, सीधा 1,60,000 पे कैलकुलेशन मत करने लगना, टाइम लगेगा। ए ऑप्शन, वेरी गुड। ए ऑप्शन, ए नहीं है भाई, बिल्कुल बेकार वाहियात आदमी हैं आप। कोई बी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है, पता नहीं क्या करोगे तुम लोग जिंदगी में। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 1,28,160 रुपए। ठीक है, करके देखेगा, ना हो तो अपनी किस्मत पे रो लीजिएगा, क्योंकि अब तो कुछ नहीं हो सकता दोस्त। सवाल नंबर आपके सामने आएगा यहां पर अब 16 जी, जवाब देंगे जल्दी से और फटाफट से जवाब देंगे, ये करिए जल्दी। 2020 में गांव ए की जनसंख्या गांव बी की जनसंख्या से 25% ज्यादा थी, ये भी आईसीआर के पेपर में आया हुआ, टीसीएस ने ही ये पेपर कराया है। और गांव सी की जनसंख्या बी की जनसंख्या से 20% अधिक थी। 2021 में ए की जनसंख्या 20% बढ़ी, बी की जनसंख्या 10% कम हुई, और सी का 5% घट गई, ये 10% है बच्चों, ठीक है ना। यदि 2021 में ए बी और सी की कुल जनसंख्या 56,640 थी, तो 2020 में सी की जनसंख्या कितनी थी? देखो आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है, केवल इनमें डाटा को रिलेट करना है। ए बी और सी तीन आपके गांव हैं, ए की जनसंख्या बी से 25% ज्यादा है, और सी की जो है वो बी से 20% ज्यादा है, सी की जो है बी से 20% ज्यादा है। तो भाई मैंने बी की जनसंख्या को 100 मान लिया कि बी की 100 है, तो ए की जो जनसंख्या बी से 25% ज्यादा है, 100 से 25% ज्यादा 125 हो गया, आप बोलोगे हाँ जी सर। और सी की जनसंख्या बी से 20% ज्यादा है, 100 से 20% ज्यादा है बच्चों, 120 हो गया, 120। ये तीनों की जनसंख्या आ गई, आप बोलोगे जी सर हुआ क्या? 2021 में ए की जनसंख्या में 20% की वृद्धि हुई, ए की जनसंख्या को 20% बढ़ाओ, 125 का 20% कितना होता है? 125 का 20% होता है 25, 25 बढ़ाओगे तो 150 हो जाएगी, आप बोलोगे जी सर, क्लियर ना, यहां तक कोई समस्या नहीं। बी की 10% कम होगी, 100 का 10% कम कर दो तो बी की जनसंख्या रहेगी 90। सी की 5% घट गई, 120 का 5% कितना होता है? 6, 120 का 5% होता है 6, 5% मतलब 1/20, 6 घटा दो 114 है। ये सन 2020 की है, सन 2021 की है। 2021 में मेरे दोस्तों तीनों की कुल जनसंख्या 56,640 है, तो 2021 में तीनों शहर एबीसी की कुल जनसंख्या है कितनी? जोड़ लो, 150 और 90, 240, 240 में 114 जोड़ लेते हैं तो 354, 354, ये आया? क्लियर है? अब कुछ तो बोलो।
354। 354 की वैल्यू सवाल में 56,640 दे रखी। कितने गुना है? तो एक बार जाएगा मेरे दोस्तों, और कितनी बार जाएगा फिर? 4×6 = 24, 6 बार जाएगा, और तो कुछ मतलब है नहीं, 160 टाइम्स है ये। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। पूछा 2020 में सी की जनसंख्या, तो 2020 में सी की जनसंख्या थी 120। 120 के लिए पूछी है, तो भी 160 गुना आ जाएगी मेरे दोस्तों। 12 गुणा 16 192, 19,200। कर लोगे? मुझे लगता है इस टाइप के सवाल को आप कर लेंगे। जितिन भाई वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सवाल आपके सामने आएगा बच्चों यहां पर। इस 16 नंबर सवाल था, हम लोग लेंगे 17 नंबर सवाल। स्टूडेंट जवाब देंगे, क्या उत्तर है भाई इस क्वेश्चन का? फटाफट करेंगे सब लोग। बनाओ बच्चों। हाँ कुमार। जी ये तो सभी बच्चों ने कर लिया यार। किसी घर में expenditure on wheat of a family is 28.56% less than rice. Expenditure on rice 12.5% less than pulse. If expenditure on wheat, rice and pulse are increased by 9.5, 17.5 and 12.5% respectively, and total expenditure increased by 540 रुपए. Find total income of family if other than this expenditure family saves 500 rupees. बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो, किसी घर में गेहूं का खर्च, तीन चीजें, गेहूं, व्हीट, राइस और पल्स। और हम बात किसी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों खर्च की। हम बात कर रहे हैं खर्च की। सवाल में दिया हुआ है किसी घर में गेहूं का जो खर्च है वो चावल के खर्च से 28.56% कम। 28.56% की फ्रैक्चुअल 2/5, क्योंकि चावल, सॉरी 2/7, 1/7 14.28% होता है ना, उसका दुगना है। अगर चावल पे 7 रुपए खर्च है तो गेहूं पे 2 कम 5 रुपए खर्च है। यही आप बोलोगे जी सर। चावल का खर्च दाल के खर्च से 12.5% कम है। चावल का जो खर्च है दाल से 12.5% कम है। दाल मतलब पल्स। अगर पल्स पे 8 रुपए खर्च है तो चावल पे 7 है, यानी कि आ गया रेशियो। ये तीनों का रेशियो आ गया, व्हीट, राइस और पल्स। तीनों पे खर्चों का रेशियो आ गया कि एक फैमिली का गेहूं, चावल और दाल पे जो खर्च है इस अनुपात में। अब हुआ क्या? हुआ ये कि गेहूं पे खर्च बढ़ जाता है 9.5%। गेहूं पे खर्च 9.5% बढ़ गया फैमिली का, 9.5%। चावल पे खर्च कितना बढ़ गया? चावल पे खर्च बढ़ गया 17.5%। और दाल पे खर्च कितना बढ़ गया? 12.5%। 12.5% खर्च इतना बढ़ गया। गेहूं पे 9.5%, इस पे 17.5%, चावल पे और दाल पे 12.5%। कुल खर्च 540 रुपए बढ़ गया, कुल खर्च। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कुल खर्च अगर 540 रुपए बढ़ा है तो कुल खर्च आपका कितने परसेंटेज बढ़ा, इसका जवाब दो। अगर डाटा आसान होता है तो हम वेटेड एवरेज से कर लेते हैं। यहाँ डाटा काफी कॉम्प्लिकेट है, पर डेसिमल में दे रखा है तो हम यहां लगाएंगे डेविएशन। ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो व्हीट, राइस और पल्स पे जो खर्चों का रेशियो 5:7:8 है। गेहूं पे खर्च 9.5% बढ़ गया, इस पे 17.5%, दाल पे 12.5%। ओवरऑल आपका खर्च कितने परसेंट बढ़ा, कैसे पता लगाएंगे मेरे दोस्तों? व्हीट प्लस राइस प्लस पल्स,
पे कितना बढ़ा? देखो ओवरऑल जो भी आएगा वो हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच पे आता है। मिनिमम 9.5 बढ़ा है, मैक्सिमम 17.5, इन दोनों के बीच में ही रहेगा। आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो जो आपको पसंद आए। अभी जो भी आपको पसंद आए वो मान लो। भाई मैंने मान लिया 12.5% बढ़ गया भाई ओवरऑल आपका खर्च 12.5%, 12.5%, 12.5% नहीं 10.5 मान लो, 11.5 मान लो, जो मन में आए वो मान लीजिए, लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में मानो, कैलकुलेशन आसान रहेगी। 12.5% मैंने मान लिया कि खर्च आपका बढ़ा है, 12.5 से कंपेयर करो तो 9.5 है। कितना कम है? 3% कम है। 12.5 से कंपेयर करो तो 5 दिया 15, ये माइनस का 15%। आप बोलोगे जी सर मैंने 12.5 माना था, चावल पे तो 17.5% खर्चा बढ़ा है आपका, कितना? 5% एक्स्ट्रा, तो 7 पंजे 35, 35%। अभी यहां तो मेरे दोस्तों 0% है, कोई चेंज ही नहीं है। आप बोलोगे हाँ जी सर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये आया है डेविएशन। ये जो भी डेविएशन आता है इनको सारे लोगों में हम इक्वल इक्वल बांटते हैं। सारे लोग हैं कितने? 5 7 12 8 20, 20 लोगों में बांट देते हैं बटे 20। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत समय बचता है आपका इसका। 35 माइनस 15, 20 बटे 20 1, 12.5 1, 13.5%, तो 13.5%। ये सवाल था 2014 के मेंस में, यहां तक हल्का सा यहां तक पूछा गया था और डाटा उसका आसान था, मैंने थोड़ा चेंज किया है। आपसे अगर सवाल में पूछा जाता ना कि फैमिली का ओवरऑल खर्चा कितने परसेंट बढ़ गया, तो आप जवाब देते सर फैमिली का जो ओवरऑल खर्चा है वो 13.5% बढ़ गया। क्लियर? अब आप कहोगे सर आपने ये निकाला क्यों? कि सवाल में आपको फैमिली का खर्चा बढ़ोतरी दे रखी है 540 रुपए। फैमिली का खर्चा बढ़ा कितना है? 13.5%, जबकि फैमिली का खर्चा बढ़ा कितना है? 540 रुपए। तो खर्चे का 13.5%, खर्चे का 13.5% 540 रुपए है। कितने गुना? 40 गुना, 13 गुना 40, 520 प्लस 20 540, 40 टाइम्स है। तो खर्चे का 1% 40 है, तो खर्चे का 100% कितना है? 100% 4,000 रुपए। यानी कि अगर आपसे फैमिली का खर्चा पूछा जाता, खर्चे का खर्चा कितना बढ़ा? 13.5%। बढ़ा कितना खर्चा? 540 रुपए। तो खर्चे का 1% 40, खर्चे का 100% 4,000। खर्चा पूछा जाता तो 4,000 रुपए आ जाता, लेकिन पूछा क्या? इनकम, और बचत दे रखे 500। 4,000 खर्चा है फैमिली का, 500 उसकी बचत है, तो भैया इनकम कितने? 4,500 रुपए। ये इस सवाल का आंसर है। बड़ा आसान सवाल था दोस्तों, ये सभी बच्चे कर पाए हैं। अगला सवाल लीजिएगा स्टूडेंट, सवाल नंबर आपके सामने आएगा 18। जवाब दो बच्चों, क्या उत्तर है? बनाओ, करिए। आईआईएम में 60% स्टूडेंट बॉयज हैं, बाकी गर्ल्स हैं। 15% बॉयज और 7.5% गर्ल्स आर गेटिंग ए फुल फी वेवर। 15% लड़कों की और 7.5% लड़कियों की पूरी फीस माफ हो जाती है। ठीक है। इवन नंबर ऑफ दोज गेटिंग फुल फी वेवर इज 90 है। उन विद्यार्थियों की संख्या जिनकी पूरी फीस माफ हुई है 90 है। ठीक है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग 50% कंसेशन इफ इट इज गिवन दैट, यदि ये दिया गया 50% ऑफ दोज नॉट गेटिंग फुल फी वेवर आर एलिजिबल टू गेट हाफ फी कंसेशन। पूछा है उन विद्यार्थियों की संख्या बताओ जिनकी आधी फीस माफ हुई है, और ऐसे विद्यार्थी हैं कितने? भाई जिन स्टूडेंट की पूरी फीस माफ नहीं हुई उसमें से 50% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी आधी फीस माफ हुई है। तो बताओ कितने स्टूडेंट है जिनकी आधी फीस माफ हुई है? तो आसान है मेरे दोस्तों, लैंग्वेज का खेल है। पहले आप ये देखा करो कि सवाल में दिया क्या है। सवाल में दिया है फीस में छूट मिलने वालों की संख्या 90 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आईएम का कॉलेज है, बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो आपको दिया है। बॉयज अगर 60% है तो गर्ल्स 40% होंगी। तो बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 3:2, 20 20 दूनी 40। बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 3:2 है। 15% बॉयज की और 7.5% गर्ल्स की
पूरी फीस माफ हो जाती है, ऑल फी कंसेशन उनको मिलता, पूरी फीस माफ। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कितने परसेंट स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी पूरी फीस माफ हुई, कितने परसेंट ऐसे स्टूडेंट है जिनकी पूरी फीस माफ हो गई। तो आप कहोगे सर डाटा काफी इजी है, वेटेड एवरेज से निकाल लेंगे। 3 × 15 45% प्लस 7.5 दूनी 15, 45 प्लस 15 60% अपॉन कितना होगा 3 और 2 5, यानी कि 12%। 12% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी पूरी फीस माफ हो चुकी है। क्लियर? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे स्टूडेंट है कितने मेरे दोस्तों, 90 स्टूडेंट है ऐसे जिनकी पूरी फीस माफ हुई है। तो सवाल में 12% की वैल्यू 90 दी है, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे टोटल स्टूडेंट पूछा होता तो यहीं से निकाल लेते, 750 आ जाते। पूछा है वो स्टूडेंट बताओ जिनकी आधी फीस माफ हुई है, और ऐसे स्टूडेंट है कितने, 50% ऑफ दोज नॉट गेटिंग फुल फीवर। भाई टोटल तो 100% स्टूडेंट होते हैं, 100% में से 12% की पूरी फीस माफ हो गई, तो बचे कितने 88%। 88% ऐसे हैं जिनकी पूरी फीस माफ नहीं हो पाई। इन 88% में से भी 50% स्टूडेंट यानी कि आधे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी आधी फीस माफ हो रही है। तो 88 का आधा यानी कि 50% कितना, 44%। तो आपसे 44% की वैल्यू सवाल में पूछी थी, ये था मेरे दोस्तों। यानी कि 44 में 11 छुपा होता है, 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है सी, 330 इस सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए हैं आसानी से? एक दो बार लैंग्वेज को और पढ़ो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। सवाल नंबर है भाई आपके सामने 19। ठीक है स्टूडेंट, चलो उड़ाएं करेंगे। यही लिखा है पंकज। एबी कंपनी के उत्पादन में एक साल के बाद 10% की वृद्धि हुई, अगले साल 22% की वृद्धि हुई, तीसरे साल में 5% की वृद्धि हुई। तो आपसे पूछा 3 साल में क्या समग्र परिवर्तन हुआ है, 3 साल में कितना चेंज हुआ है? जवाब देंगे मेरे प्यारे भाई, करो। बहुत ही आसान सा है। एक कंपनी के प्रोडक्शन में पहले साल 10% की वृद्धि हुई है, 2000 जो आपका 22 का है ना, उसके सीपीओ का सवाल है, बिल्कुल लेटेस्ट, अभी अभी मैंने शीट में डाला था। एक कंपनी के प्रोडक्शन में पहले साल 10% की वृद्धि हुई, दूसरे साल 22% की वृद्धि हुई, तीसरे साल उसमें 5% की वृद्धि हुई। तो आपसे पूछा बताओ कंपनी का टोटल प्रोडक्शन कितना बढ़ा। तो आपको अल्टीमेटली इनडायरेक्ट वे में इन तीनों का सक्सेसिव निकालना है। आपकी जिंदगी का मकसद क्या, इन तीनों का सक्सेसिव निकालना। या तो तीनों का फॉर्मूला एक साथ लगा लो, या रेशियो से कर लो, रेशियो से लगेगा समय, या दो दो को कंबाइंड करके कर लो। भाई 10 और 22 का सक्सेसिव कितना होता है बच्चों, 10 और 22 का सक्सेसिव, एक्स और वाई का सक्सेसिव एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100%। 10 और 10 प्लस 22 32, और 10 गुणा 22/100 2.2, यानी कि मेरे दोस्तों 34.2% आ गया। 10 और 22 का सक्सेसिव 34.2%। यहां तक कोई परेशानी नहीं। अब 34.2 और 5 का सक्सेसिव निकालो, लगा लेंगे। 34.2 प्लस 5 यानी कि 39.2%, और प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई बटे 100। इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी, 34 पंजे तो 170 ही है ना, 171, 171 बटे 100 1.71, यानी कि मेरे प्यारे भाई ये आएगा 40.91, 40.91 अप्रोक्स बी आएगा, 40.91। खागिंदर कहने डेविएशन से बातें, खागिंदर घूसा ऐसा मारूंगा ना कि टूट जाएगी बत्ती सी तुम्हारी। तुम लोग बिना प्री के कंसेप्ट पढ़े, जब तुमको कंसेप्ट ही नहीं पता है तो आप ये क्यों बैच पढ़ रहे हो, आप जीरो टू हीरो पढ़ो ना। कितनी ओवरऑल, ओवरऑल निकालने के लिए अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है वो सक्सेसिव है, बीच में प्लस का साइन है डेविएशन है। पहले साल 10% बढ़ी, दूसरे साल 22% बढ़ी, तीसरे साल कितनी बढ़ी 5%। पूछा जैसे कंपनी का प्रोडक्शन पहले साल एक्स था, 10% बढ़ गया 1.1 हो गया, 22% बढ़ गया 122% हो गया 1.22,
5% बढ़ गया, 105% हो गया। क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करते जाना, सक्सेसिव है। यहां डेविएशन क्यों निकाला? बॉयज बॉयज की 15% फीस माफ हुई है, गर्ल्स की 7.5% माफ हुई है। बॉयज प्लस गर्ल्स, बॉयज गुणा गर्ल्स नहीं है, बॉयज प्लस गर्ल्स मिलाकर कितनी माफ हुई है ओवरऑल? दोनों में फर्क है, फर्क निकाल तो दोनों में ही ओवरऑल इफेक्ट रहे हैं, लेकिन मीनिंग क्या है? आगे चलते, अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 20। ये करो जल्दी से, इतने मेहनत से पढ़ते तो यही हाल होता। ड्यू टू पेंडेमिक महामारी के कारण एक शहर की जो पॉपुलेशन है वो 2% घटती है पर एनम। तो आपसे पूछा टोटल पॉपुलेशन 2 साल के बाद कितनी होगी? यदि प्रेजेंट पॉपुलेशन 45,000 है। आसान सवाल है मेरे दोस्तों, पॉपुलेशन का बहुत ही ज्यादा आ रहा है। एक शहर की जनसंख्या हर साल 2% घटती है। अगर प्रेजेंट में 45,000 है, 45,000, तो पूछा 2 साल बाद कितनी होगी? 2% घटने का मतलब पॉपुलेशन 98% रह गई। 100% से 2% घटा दो, 98% रह जाएगी। तो एक साल बाद 98% मतलब 0.98, फिर उसके एक साल बाद फिर से 98% रह जाएगी। तो दिस इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना, सक्सेसिव है मेरे दोस्तों। ये आएगा प्यारे बच्चों यहां से। तो डेसिमल से तो ये कैंसिल ही आउट हो जाएगा ना। अब आप यहां से 45 में छुपा होता है 9, 9 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई, 9 का मल्टीपल। एंड में 1 तो आएगा नहीं मेरे प्यारे भाई, इवन नंबर आएगा। 9 का मल्टीपल ये 5 4 9 11, ये नहीं है। 9 का मल्टीपल 8 और 1 9, ये भी नहीं है। यानी कि 4 3 7 2 9 8 1 9, ये 9 का मल्टीपल है डी। ऐसे करना है आपको पेपर में सवाल। ठीक है दोस्त, एक और सवाल करेंगे यहां पर। सवाल नंबर है 21। ये बताओ, लेटेस्ट सीपीयू का सवाल है मेरे प्यारे भाई, जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का। सन 2014 में एक शहर की जनसंख्या थी 8 लाख, 8 लाख ही ना, 80 है। 2015 में 8% बढ़ी, 2016 में 35% घटी, 2017 में 65% बढ़ी। तो पूछा 2017 के एंड में शहर की जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, कुछ भी नहीं है भाई, कितनी थी मेरे दोस्तों? 8, और इसके आगे यहां पे 6 जीरो है। 8% बढ़ी, 8% मतलब 1.08 होगी। किसी संख्या को 8% बढ़ाओगे तो 108% हो जाए, 108% मतलब 1.08। फिर मेरे दोस्तों 35% कमी हुई, 35% मतलब 65% होगी, 0.65। फिर कितना? 65% बढ़ी, 65% बढ़ने कम किसी संख्या को 35% कम करोगे, 100 से 35 कम करोगे तो 65% रह जाएगी, 0.65। फिर 65% बढ़ गई, 65% मतलब 165% हो जाएगी, 1.65। तो यानी कि 2017 में ये होगी। तो आपको ऐसे सालों में केवल मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करते जाना है, और इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखो यहां डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? ये 2 4 6, 6 डिजिट है, तो 6 की 6 जीरो हट जाएंगे। तो आपको केवल इसकी मल्टीप्लाई करनी थी यहां पर। अब सुनो भाई, 65 में एक 5 है, 165 में एक ही 5 है, तो 2 5 मिल गए, यहां से मिले 2 2, तो यानी कि आंसर के एंड में 2 जीरो आएंगे। 2 जीरो आंसर के एंड में आने चाहिए, 2 ही जीरो आने चाहिए, यही आंसर है। भाई 5 की जब एक इवन नंबर में मल्टीप्लाई होगी तो ही तो एक जीरो पैदा होता है, जीरो हवा में तो पैदा नहीं होता। 65 में केवल एक ही 5 छुपा हुआ है, 165 में भी एक ही 5 छुपा हुआ है, तो 5 तो 2 ही मिले, यहां से 2 गुणा 2 मिल ही जाएगा, तो 2 बार जीरो बनेगी, और एक ही ऑप्शन में ऐसा बन रहा है। क्लियर है? ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करवाया क्योंकि बहुत ही वायरल हैं। तो ऐसे सवाल में आपको जब बाद की पॉपुलेशन पूछी जाए, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करते जाना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। 22 नंबर, ये करो दोस्त, बनाइए। बाय मिस्टेक द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव फ्रैक्शन गॉट टाइप्ड इन प्लेस ऑफ इटसेल्फ। ठीक है ना, सवाल आया है 2020 के प्री में, सीजीएल प्री में।
गलती से एक पॉजिटिव फ्रैक्शन का जो रेसिप्रोकल है वो गॉट टाइप्ड इन प्लेस ऑफ इटसेल्फ, उसका रेसिप्रोकल टाइप हो गया, एंड देयर बाई जिसकी वजह से इसकी वैल्यू 175/4% रिड्यूस हो गई। तो आपसे पूछा फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है, करो मेरे प्यारे दोस्त, गलती से किसी फ्रैक्शन के स्थान पर उसका उल्टा टाइप हो जाता है, जिससे इस फ्रैक्शन का मान 175/4% घट जाता है। बताओ फ्रैक्शन कितनी है? देखो फ्रैक्शन का मान घट रहा है, उल्टा करने पर फ्रैक्शन का मान घट रहा है, यानी कि जो आपका आंसर वो बड़ा होगा और उल्टा करने पर छोटा होगा। यहां तो गलत उल्टा दे रखा है मेरे दोस्तों, यहां भी कहानी गड़बड़ है, यहां भी कहानी गड़बड़ है। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है, बी ऑप्शन से करने वाला सवाल है 4/3, जिसका उल्टा करेंगे तो फ्रैक्शन घट रही है, बाकी में उल्टा करने पर तो फ्रैक्शन बढ़ रही है। जैसे 1/4, 1/4 का उल्टा क्या होता है 4/1, तो फ्रैक्शन तो बढ़ गई 1/4 से 4, घटी थोड़ ना, जबकि कह रहा है कि 175/4% फ्रैक्शन रिड्यूस होनी चाहिए, घटनी चाहिए। तो ऐसे सवाल को आप ऑप्शन से करेंगे। चेक भी कर सकते हैं, भैया बताओ कितनी घट गई फ्रैक्शन, पहले इनिशियल इतना था, शुरुआत में इतनी थी, उल्टा करने पर ये हो गई। रेशियो आगा 16:9, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही है ना। इन दोनों का जब भी दो फ्रैक्शन का रेशियो लेना वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 16 से 9 हो गया, कितना डिक्रीज हो गया 7/16, 1/16 क्या 6:1/4%, यानी कि 25/4%, 1/16 का मतलब 7 गुना करेंगे तो 175/4%। हाँ जी सेटिस्फाई कर रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रिय आसान सवाल ही होगा, अदरवाइज आपको एक्स मान के करना पड़ेगा, वो सब मैं नहीं सिखाने वाला, उसके लिए आप कहीं और जाइए। ठीक है जी, सवाल नंबर है आपके सामने 23 स्टूडेंट, ये जवाब दीजिएगा, इस सवाल का क्या आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस एक सवाल से आप केवल ये सवाल नहीं, इस सवाल से जुड़े हुए आप बहुत सारे कंसेप्ट को सीखते हैं। एवरी डे ए मैंगो सेलर सेल्स हाफ ऑफ हिज स्टॉक, हर दिन एक आम बेचने वाला अपने स्टॉक का आधा हिस्सा बेच देता है। 10% ऑफ द स्टॉक ओवरनाइट गेट्स स्पॉइल्ड, जबकि रात में उसके स्टॉक का 10% सड़ जाता है, खराब हो जाता है। इफ 1983 मैंगोज रूटेड ओवर 3 नाइट्स, यदि 3 रातों में कुल 1983 आम खराब हुए हैं, तो ज्ञात करिए शुरुआत में उसके पास कितने आम थे। पहला तरीका कि माना शुरुआत में x आम थे, जिंदगी खत्म, आंसर ही नहीं आएगा तुम्हारा, पेपर में आधे घंटे में एक ही सवाल करेगा। दूसरा तरीका 100 मान के 100 आम थे, थोड़ा आसान जरूर हो जाएगा लेकिन फिर भी नहीं होगा। तीसरा कि हर एक ऑप्शन को चेक करते फिर तो पूरे 1 घंटे में एक ही सवाल होगा। तो ऐसे सवाल को करने का तरीका क्या है, कहानी है 3 काली रातों की। हर दिन आधा स्टॉक बेच देता है, पहले दिन आधा बेचा, दूसरे दिन आधा बेचा, तीसरे दिन आधा बेचा। रात को 10% सड़ जाता है, पहली रात को 10% सड़ गया 1/10, दूसरी रात को 10% सड़ गया 1/10, तीसरी रात को 10% सड़ गया 1/10। कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए, आपका आंसर जल्दी से आए। ये जो फ्रैक्शन होती हैं, ठीक है मेरे दोस्तों, बार बार रिमेनिंग शब्द आता है, रिमेनिंग, जब भी रिमेनिंग शब्द आता है, ये जो फ्रैक्शन है, इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम नहीं लेना है आपको, डिनोमिनेटर का मल्टीपल लेना है, इन सब का मल्टीपल, इनका मल्टीपल कितना 8000। तो मैंने ये मान लिया कि माना शुरुआत में उसके पास 8000 आम थे, 8000 यूनिट आम थे, मैंने मान लिया शुरुआत में उसके पास 8000 आम थे। पहले दिन बाजार गया, आधे बेच दिए, 8000 में से आधे 4000 बेच दिए, जी बेच दिए 4000, तो 4000 बचे, 4000 बचे, 4000 में से 10% सड़ गए, 4000 का 10% 400 आम सड़ गए, 400, 4000 में से 400 आम सड़ गए, बचे आम कितने 3600 आम बचे, 3600 बचे, 3600। दूसरा दिन हुआ, 3600 में से आधे आम बेच दिए 1800, कितने आम बेच दिए आधे, 1800 आम बेच दिए, 1800 बचे,
रात को घर आया 1800 का 10%, 180। 180 आम रात को सड़ गए। 1800 में से 180 आम सड़ गए, बचे आम कितने? 1620। 1800 में से 180 घटाए। तीसरा दिन निकला, 1620 में से आधे बेच दिए। 1620 में से आधे 810 बेच दिए, तो बचे कितने? 810। 810 बचे। आप बोलोगे हां जी सर। रात को आया 10% सड़ गए। 810 का 10% 81। 81 आम रात को सड़ गए, 81 आम। तो आप बताओ, मुझे तो इसकी जरूरत है ना। 3 रातों में कितने आम सड़ गए? टोटल इनको ऐड कर लो। 1 8 8 16 का 6, हां से ले 1 4 1 5 1 6, 661। 3 रातों में 661 आम सड़े, जबकि 3 रातों में कुल कितने आम सड़े हैं? 1983 आम सड़े, 1983। तो आप बताओ कितने गुना है? आप कहोगे सर 3 टाइम से पूरा का पूरा 3 गुना है। तो बताओ उसके पास आम भी कितने थे? 8000 का 3 गुना, 24,000 आम उसके पास थे। यही इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट बनता है। क्लियर? क्या आपको ये बात समझ में आई? बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट मेरे प्यारे भाई, हम आगे की तरफ चलेंगे। सवाल नंबर है दोस्त आपके सामने यहां पर 24। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, जवाब दो। राजू की फैक्ट्री में प्रोडक्शन हर साल एक निश्चित सेम परसेंटेज से बढ़ता है। बताओ किस परसेंटेज से बढ़ रहा है? इफ इट इज नोन दैट, यदि ये दिया गया है आउटपुट डबल हो जाता है आफ्टर 2 ईयर, 2 साल में आउटपुट डबल हो जाता है। राजू की एक फैक्ट्री है, उसका प्रोडक्शन हर साल सेम परसेंट से बढ़ता है, हर साल सेम प्रतिशत से प्रोडक्शन बढ़ता है। बताओ हर साल कितने परसेंट से प्रोडक्शन बढ़ रहा है? अगर 2 साल में मेरे दोस्तों आउटपुट डबल हो गया, डबल होने का मतलब कि अगर आज 1 करोड़ रुपए कमा रहा था, 2 साल बाद 2 करोड़ रुपए का टर्नओवर है ना, 1 से 2 हो गया, डबल हो गया 1 से 2। ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर बच्चों, 2 साल का, हर साल सेम परसेंट से बढ़ रहा है। अभी आज 1 रुपए कमा रहा था भाई, X% बढ़ा, सपोज कुछ ना कुछ हो गया, फिर अगले साल भी X% बढ़ा। अब ये प्रोडक्शन हो गया 2 साल में डबल, पहले साल भी सेम परसेंट से बढ़ा, अगले साल भी। तो 2 बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 बार सक्सेसिव हुआ है ना कि नहीं? ये 2 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 1 बार का क्या होगा? आप इसका अंडर रूट ले लीजिए, 1 का अंडर रूट 1, 2 का अंडर रूट रूट 2। ये मेरे दोस्तों क्लियर है? यानी कि हर साल 1 रुपए कमा रहा तो अगले साल √2 कमाएगा, तो बढ़ा कितना? √2 -1, ठीक है, और बटे 1 मेरे दोस्तों इंटू 100%। सवाल का आंसर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगर परसेंटेज में पूछे तो अप्रोक्स √2 कितना होता है? 1.414। एक घटाएंगे 0.414, 100 से गुणा करेंगे, अप्रोक्स 41.4%। अप्रोक्स 41.4% उसका प्रोडक्शन हर साल बढ़ रहा है। ये इसका आंसर है। ठीक है दोस्त, चलिए आज हम इतना ही छोड़ते हैं, बाकी हम कल